नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रश्मि तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और 12th में अवकलज अर्थात कैलकुलस चैप्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12th क्लास और 11th क्लास दोनों ही क्लासेस में देखा जाए तो कैलकुलस का जो पार्ट होता है वो लगभग 44 नंबर का होता है। अब 44 नंबर में से अगर हम लोग इस पार्ट को फर्स्ट ईयर में ही तैयार कर लेते हैं, लगभग 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। और 10 नंबर के अलावा 12th में जब क्लास में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे लगभग ये 25 नंबर का मिलता है अवकलज वाला पार्ट। और बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है वो समाकलन। जैसा कि कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है अवकलज और दूसरा पार्ट है हमारा समाकलन। यहाँ पे अब पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि अवकलज चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होगी या फिर क्या क्या पेपर में आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अवकलज क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है अवकलज। अवकलज से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फलन क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं कि कोई फलन दिया है y बराबर f(x), कोई भी फलन है y बराबर f(x), हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चर दिख रहे हैं हमें, चर जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं y और x। अब यहाँ देखा जाए कि पहला चर है y और दूसरा चर है x। अगर हम बात करें कि पहला चर जो दिया गया है उसे क्या बोलते हैं, दूसरे चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो y वाला चर दिया गया है उसे हम बोलते हैं परतंत्र चर, और जो x वाला चर है उसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर। अब पूछा जाए कि जो y है उसे हम परतंत्र चर ही क्यों बोलते हैं और जो x है उसे स्वतंत्र चर क्यों बोलते हैं, तो बात यह है कि जो y का मान है वो x के मान पे डिपेंड करता है। अर्थात y जो है वो x पे डिपेंड करता है, इसीलिए y को बोलते हैं परतंत्र, दूसरे पे डिपेंड करने वाला। जबकि x का जो मान है वो y पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब x को हम बोलेंगे स्वतंत्र चर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम लिखते हैं y बराबर f(x), अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी f1, पहली वैल्यू f1 निकल आएगी। लेकिन अगर x का मान 2 आ रहा है तो y बराबर हो जाएगा f2। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे x का मान चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का मान भी चेंज हो रहा है, मतलब जो y का मान है वो x के मान पे डिपेंड करता है और x के कारण ही y का मान परिवर्तित हो रहा है। तो इस परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं अवकलन, मतलब किसी एक राशि के मान में किसी दूसरी राशि के सापेक्ष होने वाला जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम लोग अवकलज कहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले इतना क्लियर हो रहा है या नहीं ये बताएं। यहाँ पे हमने लिया y बराबर f(x), एक फलन है। फलन में दो चर होते हैं y और x। y को हम लोग बोलते हैं परतंत्र चर और x को बोलते हैं स्वतंत्र चर। y को परतंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि y का मान डिपेंड करता है x पे, इसीलिए y परतंत्र है, और x का मान y पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए x को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर। अब बात ये आती है कि यहाँ पे x का मान जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे y का मान भी चेंज होता है, मतलब y के मान में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष, तो यहीं पे परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं अवकलन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अवकलन क्या होता है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे y बराबर f(x) और यहाँ लिखेंगे y है परतंत्र चर और x है स्वतंत्र चर। अब पूछा जाए कि अवकलन क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि y के मान में x के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन अवकलन कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि y के मान में जो परिवर्तन होगा x के सापेक्ष वो कहलाता है क्या? भी अवकलन कहलाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे y के अलावा भी कोई चर हो सकता है, तो हम सीधी बात कह सकते हैं यहाँ पे कि y एक राशि है और x भी एक राशि है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी एक राशि के मान में
दूसरी राशि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन अवकलन कहलाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात क्लियर हो रही है कि अगर किसी एक राशि के मान में किसी अन्य राशि के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अवकलन। अब बात आती है कि इसे हम लोग प्रदर्शित कैसे करें या लिखें कैसे। तो y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं dx ऑफ y, अर्थात y के मान में x के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो इसे हम लिख सकते हैं dx ऑफ y। इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसे कि dx ऑफ y के मान में x के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा कि अवकलन क्या होता है, कि किसी एक राशि के मान में दूसरी राशि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। और इसे हम लोग पढ़ते हैं dx ऑफ y, अर्थात y के मान में x के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। हम लोग पढ़ेंगे भाई फलन में कितने प्रकार आते हैं और फलनों के अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। जब तक हमें फॉर्मूले नहीं पता हो तो अवकलन भी क्लियर नहीं होगा। तो पहले फॉर्मूले क्लियर करते हैं कि अवकलन में फॉर्मूले कौन कौन से आते हैं। अब बात करते हैं कि फलनों में कितने प्रकार के फलन आते हैं और उनके अवकलन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलनों के प्रकार की। फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब बात आती है कि यहाँ पे जो फलनों के प्रकार आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है अचर फलन। अचर फलन अर्थात कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। तो पहला जो फलन आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, अर्थात ऐसा फलन जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, मान नियत होता है, नियतांक होता है, उसे हम लोग कहते हैं अचर फलन। तो नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं कि अचर फलन का अगर हम लोग अवकलन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया dx ऑफ c। c का मतलब है कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि वह राशि जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अचर फलन।